प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो इस वीडियो में हम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपनी जीवन कला में बहुत से महत्वपूर्ण पदों जैसे राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि पदों पर आसीन रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ आज का सफ़र हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सज़ा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूम के सूर्य सागर विद्या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डिलीट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे बंगला प्रकाशन संस्थान देशेवर डाक में भी काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक कैरियर। उनका संसदीय कैरियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वो औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उनका कार्यकाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक करियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा जब PV नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। सन 1985 के बाद से ही वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, विदेश, वित्त विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव भी हासिल है। वे कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाईपास सर्जरी कराई, तब प्रणब दा विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर
मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्रिपरिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजनीतिक दल में भूमिका। मुखर्जी को पार्टी के भीतर तो सम्मान मिला ही, सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। अन्य प्रचार माध्यमों में उन्होंने बेजोड़ स्मरण शक्ति वाला, आंकड़ा प्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छा शक्ति रखने वाले एक राजनेता के रूप में वर्णित किया जाता है। जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुई, तो प्रणब उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से रहे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उन्हें उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी इस तरह के हालात में कैसे निपटती थी। मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने ही उन्हें UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीब लाया, और इसी वजह से जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने में मदद मिली। सन 1991 से 1996 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। 2005 के प्रारंभ में पेटेंट संशोधन बिल पर समझौते के दौरान उनकी प्रतिभा के दर्शन हुए। कांग्रेस एक IP विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल वाम मोर्चे के कुछ घटक दल बौद्धिक संपदा के एकाधिकार के कुछ पहलुओं का परंपरागत रूप से विरोध कर रहे थे। रक्षा मंत्री के रूप में प्रणब मामले में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन बातचीत के कौशल के देखकर उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु समेत कई पुराने गठबंधनों को मनाकर मध्यस्थता के कुछ नए बिंदु तय किए, जिसमें उत्पाद पेटेंट के अलावा और कुछ और बातें भी शामिल थी। तब उन्हें वाणिज्य मंत्री कमलनाथ सहित अपने सहयोगियों यह कहकर मनाना पड़ा कि कोई कानून नहीं रहने से बेहतर है एक अपूर्ण कानून बनना। अंत में 23 मार्च 2005 को बिल को मंजूरी दे दी गई। भ्रष्टाचार पर प्रणब दा के विचार। मुखर्जी की खुद की छवि पाक साफ है, परंतु सन 1998 में rediff.com को दिए गए एक साक्षात्कार में उनसे जब कांग्रेस सरकार, जिसमें वह विदेश मंत्री थे, पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है, लेकिन मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूँ कि ये घोटाले केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं हैं। बहुत सारे घोटाले हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता उनमें शामिल हैं। तो यह कहना काफ़ी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी। विदेश मंत्री। 24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह AK एंटनी ने ली। प्रणब मुखर्जी के नाम पर एक बार फिर भारतीय राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पद के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से उनके अपरिहार्य योगदान को देखते हुए उनका नाम हटा लिया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर भारत अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर भी शामिल हैं। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्हें सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्हें क्षुब्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा कर लागू किए बगैर काम चलाया जा सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। प्रणब ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजली कलर का विस्तार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी, बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया।
हालांकि कई लोगों ने 1991 के बाद लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की, परंतु मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रणब दा की निजी जीवन। बंगाल भारत में वीरभूम जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर जन्मे प्रणव का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना 3 ही उनके व्यक्तित्व शौक ही हैं। सम्मान और विशिष्टता। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम मंत्री का दर्जे का मंत्री माना जाता है और सन 1980-85 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निधन। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12:07 पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई थी। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हुआ। तो आज का यह सफ़र यही खत्म होता है। हमने इस वीडियो में प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़े हर एक पहलू को जाना। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।